दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों आखिर कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिन परिस्थितियों में दिल्ली और लखनऊ की दूरी काफी हद तक बढ़ गई है। इतनी दूरी बढ़ गई है कि यह दूरी राजनीतिक मामलों में भी दिख रही है, प्रशासनिक मामलों में भी दिख रही है, सांगठनिक मामलों में भी दिख रही है और चुनावी तैयारियों के मामले में भी दिख रही है। एक तरफ गुजरात लॉबी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर हावी है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ताकतवर मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आखिर 2017 में जिनकी ताजपोशी कराई गई, कैसी नौबत आ गई कि दिल्ली और लखनऊ अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। और जब उत्तर प्रदेश का आधा चुनाव बचा हुआ हो, पड़ोस के कई हिंदी भाषी भारत के पड़ोस के राज्यों के चुनाव बचे हुए हों, और उस परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदी भाषी भारत में तकरीबन 75 से ज्यादा सीटें हों, जो बचे हुए फेज की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें बिहार का आधा से ज्यादा यानी 21 सीटें हैं बिहार की, उत्तर प्रदेश की 80 में 41 सीटें हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू इलाके की सीटें, ये कई सीटें जब बची हुई है और योगी आदित्यनाथ की एक मास अपील है, उनके पीछे एक मजबूत बिरादरी का भी समर्थन बताया जाता है। लेकिन इस चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि टीम योगी ने, योगी आदित्यनाथ के लोगों ने इस चुनाव से अपने आप को करीब करीब अलग कर लिया है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं नहीं दिख रहे हैं। और इसकी भरपाई के लिए जो कोशिशें हो रही है, जरा उन कोशिशों को देखिए। एक कोशिश बेंगलोर में होती है, उत्तर प्रदेश के एक नेता को बुलाया जाता है। एक कोशिश लखनऊ और छोटे छोटे कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह साहब कर रहे हैं, और एक कोशिश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सोचिए, 2/3 से ज्यादा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए, लगभग 2/3 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। और जब 2/3 से ज्यादा सीटों पर या 2/3 पे चुनाव संपन्न हो गए, इसके बाद अचानक प्रधानमंत्री के इंटरव्यू में तेजी आ जाती है। लगातार प्रधानमंत्री इंटरव्यू दे रहे हैं। नीतीश कुमार को बनारस बुलाने की कोशिशें होती है नामांकन के वक्त, जो कामयाब नहीं होती है। और तो और ओम प्रकाश राजभर बड़ी आरजू मिन्नत करके मंत्री बने थे, वो प्रधानमंत्री के नामांकन में उन्हें देखा नहीं गया है। पड़ोस की सीट से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत कैसी हो रही है। और जब सियासत इस ढंग से हो रही है, लखनऊ और दिल्ली के बीच सत्ता की जंग छिड़ी हुई है, और लोगों के दिलो दिमाग में यह बैठता जा रहा है कि 4 जून को नरेंद्र मोदी की वापसी अगर हो गई तो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जानी तय है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का वही हश्र हो सकता है जो विजय रूपाणी का हुआ, जो वसुंधरा राजे का हुआ, जो रमन सिंह का हुआ, और जो शिवराज सिंह चौहान का हुआ। तो क्या इस स्थिति के लिए योगी आदित्यनाथ तैयार है? और कहीं यही वो कारण तो नहीं है जिस वजह से योगी आदित्यनाथ के लोग, उनकी पूरी टीम, उनके सिपह सालारों का पूरा दस्ता इस चुनाव से अपने आप को अलग रख रहा है? खुद योगी जी की बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, वो जज्बा, वो जोश, मई जून में शिमला बनाने की बात जब वो करते थे, और जिस प्रकार का जज्बा वो दिखाते थे, जिस प्रकार का तेज उनके चेहरे पर दिखता था, आज वो सब कुछ नदारद है। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर उतनी ही रुचि है लोगों के बीच जितनी कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। मैं एक एक कर आपको बताता हूं, राजनीतिक मोर्चे पर भी, प्रशासनिक मोर्चे पर भी, और कुछ दूसरे मोर्चे पर भी। राजनीतिक मोर्चे की बात करें, ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट ना मिले, यह टीम योगी चाहती थी, और अमित शाह के लोग, नरेंद्र मोदी के लोग, और पूरी की पूरी दिल्ली यानी भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात पर अड़ा हुआ था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट बहुल इलाके या के चुनाव निपट जाए। हरियाणा के चुनाव तो बाद में है, लेकिन कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट जाए, तो उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई रास्ता निकाला जाए। रास्ता निकला, उनके बेटे को टिकट दिया गया।
लेकिन क्या यह बात योगी आदित्यनाथ को नागवार नहीं गुजरी? दूसरा उदाहरण, कौशाम्बी की सीट कैसे निकले, विनोद सोनकर कैसे चुनाव जीते और इलाहाबाद के आसपास कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। लखनऊ में भी बुला करके अमित शाह मिल सकते थे राजा भैया से, उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में बुलाकर मिल सकते थे, लेकिन बेंगलुरु क्यों बुलाया गया? आखिर कौन सी वो बात थी जो उत्तर प्रदेश में जहां अमित शाह लगातार जा रहे हैं वो बात वहां नहीं हो सकती थी और वो बात बेंगलुरु में ही हो सकती थी? वो सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के शासन वाले राज्य में ही हो सकती थी? कौन सी बात थी? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ से छुटकारा पाने की कोशिश, दूसरी तरफ ठाकुर लॉबी में एक एक कर योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुछ लोग ठाकुरवाद का आरोप लगाते हैं। अब इस आरोपों में कितना दम है मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक क्षमता अपने उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कुछ लोगों को नाराज किया, कुछ बातें ऐसी है जो भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुकूल नहीं लगती, लेकिन आम लोगों के और आम नजरिए से देखें तो योगी आदित्यनाथ की शासन व्यवस्था से लोग नाराज नहीं है। उनकी लोकप्रियता बढ़ी और यही लोकप्रियता हिंदुत्व का सबसे बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी है या योगी आदित्यनाथ है, और इस ब्रांडिंग में योगी आदित्यनाथ ऊपर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं नरेंद्र मोदी से। यह बात गुजरात लॉबी को भी चुभ रही है, और चुभेगी कैसे नहीं। नीतीश कुमार आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, राजनाथ सिंह तो माले में भी नहीं दिखना चाहते, वो माला में भी नहीं आना चाहते। ये हालत जब बीजेपी के अंदर हो तो एक एक कर, जैसे शिवराज सिंह चौहान के पर कतरे गए, देवेंद्र फडणवीस के पर कतरे गए, रमन सिंह के पर कतरे गए, वसुंधरा राजे को किनारे लगाया गया, तो इस हालात में क्या योगी आदित्यनाथ देश के सबसे ताकतवर सूबे में मुख्यमंत्री बनकर बैठे रहे? ये भला तीसरी शपथ की तैयारी में लगे नरेंद्र मोदी की मंशा यदि पूरी हो जाती है, अमित शाह की चाणक्य नीति यदि सफल हो जाती है, तो क्या उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में बने रहेंगे? इसकी कोई गारंटी है? आप उत्तर प्रदेश में योगी जी की टीम को देखिए। राजनीतिक मोर्चे पर यशवंत सिंह कहां है, मोती सिंह कहां है? योगी आदित्यनाथ की टीम के दूसरे लोगों को देखें, वो कहां है? जिनको योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते उनको टिकट कैसे दिया गया? और विधानसभा चुनाव के वक्त ही योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को कम से कम संख्या में टिकट क्यों दिए गए? क्या उसी वक्त ये मास्टर प्लान बना लिया गया था कि जब विधायक दल में इनके कम से कम लोग रहेंगे तो इनको कुर्सी से हटाना आसान होगा? ध्यान रखिए, बीएस येदियुरप्पा से ताकतवर छत्र भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं हुआ। बीएस येदियुरप्पा के पास 2/3 से ज्यादा विधायक थे, लेकिन बीएस येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा, इनकी भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। जनता दल से आए एसआर बोमई के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस सीएम से डिप्टी सीएम हो गए। तो भला योगी आदित्यनाथ, जिनके विधायक दल में बहुमत नहीं है, जिनके लोगों को ज्यादा संख्या में इसलिए टिकट नहीं दिया गया विधानसभा चुनाव में ताकि इनकी दावेदारी को भविष्य के लिहाज से कम किया जा सके, तो भला विधायक दल में जब बहुमत की स्थिति ना हो, विधायक दल आला कमान पर फैसला छोड़ देने वाली परिस्थिति में खुद को पाता हो, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सलामत रहेगी, ये बात दूर दूर तक नजर आती नहीं है। बात प्रशासनिक फ्रंट पर करें, चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रहा है। आईएएस लॉबी में रोष है, और रोष इस बात को लेकर है कि एक रिटायर्ड अधिकारी जिसे रिटायर्ड हो जाना चाहिए था, वो सेवा विस्तार पा रहा है, उसे रिटायरमेंट नहीं दिया जा रहा है, सेवा विस्तार पा रहा है, एक्सटेंशन मिलता जा रहा है, और वो व्यक्ति लगातार चीफ सेक्रेटरी बना हुआ है क्योंकि वो दिल्ली का आदमी है। विधानसभा चुनाव के पहले उन्हें भेजा गया कि वो चीफ सेक्रेटरी बने, और उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने इसे स्वीकार इसलिए भी कर लिया क्योंकि चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी के चेहरे की जरूरत थी, पिछड़े वर्ग के वोट की जरूरत थी। और आज चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी इसलिए योगी आदित्यनाथ को हटाने का साहस नहीं कर सकती क्योंकि उन्हें ठाकुर वोटों की जरूरत है, क्योंकि उन्हें हिंदुत्व के नए ब्रांडिंग के साथ योगी आदित्यनाथ की जो छवि बनी है, उस छवि के आधार पर ठाकुर वोटों से इतर भी जो वोट है, जो राजपूत वोटों से इतर जो वोट है,
उसमें भी जो एक बड़ा वोट बैंक योगी आदित्यनाथ के साथ है, उन वोटों की जरूरत है। लेकिन भविष्य के उत्तराधिकार में अमित शाह से आगे न निकल जाए। देवेंद्र फडणवीस आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे पर कतर दिए गए। योगी आदित्यनाथ आगे न निकल जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। और दिल्ली के इशारे पर सारे काम हो, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए तो एक भूपेंद्र पटेल चाहिए, एक मोहन यादव चाहिए, एक भजन लाल शर्मा चाहिए, एक नायब सैनी चाहिए, एक विष्णुदेव साय चाहिए। योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए, बीएस येदियुरप्पा नहीं चाहिए। इसके लिए यानी ताकतवर छत्रप नहीं चाहिए। तो प्रशासनिक फ्रंट पर चीफ सेक्रेटरी अब अपना हो तो कुछ मामले आसान हो जाते हैं। गुजरात लॉबी दिल्ली के माध्यम से यही कर रही है। बात पुलिस प्रशासन की करें तो आप सबको पता है कि किस प्रकार से डीओपीटी के पास केंद्र में पैनल जाता है। अब पिछले 12-13 साल से व्यवस्था है कि एक पैनल जाता है सीनियर अधिकारियों का, उस पैनल में 3 नाम सजेस्ट करके भेजे जाते हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री डीजीपी बना सकते हैं। अब लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कार्यवाहक डीजीपी बन रहे हैं, कार्यवाहक डीजीपी रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि जो नाम भेजा जाता है दिल्ली, वहां से 8 भेजे गए, 7 भेजे गए, 10 भेजे गए, जितने भी सीनियर लोगों के, एक बैच के सीनियर मोस्ट लोगों के जो भी नाम भेजे जाते हैं, उनमें से जो 3 सेलेक्ट करके लखनऊ भेजे जाते हैं, उन तीनों में से वो तीनों ऐसे नाम होते हैं जिस पर योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को आपत्ति होती है। वो जिन्हें बनाना चाहते हैं उनके नाम को वहां से किनारे करके शॉर्टलिस्ट करके भेजा जाता है। वरना कौन सोच सकता था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा, 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी और इन सब के साथ 80 लोकसभा सीटें, उस राज्य में कार्यवाहक डीजीपी रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार दर सेवा विस्तार पाता रहा चीफ सेक्रेटरी, ये शासन चलाएंगे। लेकिन योगी जी ने भी ठान ली है, उनके अधिकारियों की एक टीम है, नाम लेना उचित नहीं है, जो सभी जिलाधिकारियों को कंट्रोल करती है। चीफ सेक्रेटरी से आदेश लेने की नौबत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि केंद्रीय स्तर पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विद्यार्थी है, इस बात को समझते हैं कि केंद्रीय स्तर पर आईपीएस लोगों की कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, भले ही वो सेंट्रल सर्विस नहीं है, ऑल इंडिया सर्विस है, वो राज्यों को भले ही मिल जाती है, कुछ मामलों में गृह मंत्रालय के पास आईपीएस अधिकारियों की एक पूरी नकेल होती है, एसीआर मेंटेन होता है, तमाम चीजें हैं। तो किसी बहाने कंट्रोल करने की कोशिश दिल्ली के बहाने लखनऊ को हो रही है प्रशासनिक मामलों में, लेकिन यह पूरी तरह से सफल हो पाएगा लगता नहीं है। जरा इसके आगे बढ़कर देखते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और खासकर पुरुषोत्तम रूपाला के बयान के बाद, राजस्थान की परिस्थितियों के बाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वीके सिंह जो गाजियाबाद के सांसद थे, बेहद करीब माने जाते थे योगी आदित्यनाथ के, उनका टिकट कटने के बाद जब राजपूत आंदोलन शुरू हुआ, भाजपा हराओ के नारे के साथ शुरू हुआ, सभी जानते हैं कौन से लोग थे, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी बताए गए। बड़ी मशक्कत के बाद उस आंदोलन को दबाया गया, लेकिन जब आंदोलन दब गया तो क्या आंदोलनकारी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन गए? जो भाजपा हराओ का नारा बुलंद कर रहे थे, क्या वो भाजपा के समर्थक बन गए? और खासकर उन परिस्थितियों में जब पूर्वी उत्तर प्रदेश का चुनाव अब बचा हुआ है, सेंट्रल से लेकर पूरब तक राजपूतों की अच्छी आबादी है, पश्चिमी बिहार जहां भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें लड़ रही है और 4 राजपूत उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, वो इलाका बचा हुआ है, अच्छी खासी तादाद राजपूत वोटरों की है। उस इलाके के वोटर्स की नाराजगी को देखते हुए, चूंकि वो इलाका यूपी की सीमा से सटता है, हिमाचल प्रदेश बड़ी राजपूत आबादी है, हरियाणा में ठीक ठाक आबादी है, दिल्ली में ठीक ठाक आबादी है, उधमपुर और जम्मू के इलाके में ठीक ठाक आबादी है। झारखंड में जिस प्रकार से 2 राजपूत सांसद थे, दोनों का टिकट काट दिया गया, उसके बाद राजपूतों में नाराजगी है। तो इस मौके पर योगी आदित्यनाथ को चुनाव के पहले तो डिस्टेबलाइज किया नहीं जा सकता था, चुनाव के बाद ही किए जाने की संभावना है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इन परिस्थितियों को नहीं समझ रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द कौन सा जाल बुना जा रहा है, चुनाव में उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो और फिर काम निकल जाए, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाले फॉर्मूले पर चला जाए,
जो फॉर्मूला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक के छत्रपों के साथ अपनाया गया, इस बात को योगी आदित्यनाथ भी समझ रहे हैं, उनके समर्थक भी समझ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, संघ भी, आरएसएस भी समझ रहा है, और इन सब से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी भी समझ रही है। याद कीजिए वो दौर, जिस दौर में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनने की कोशिश कर रहे थे, 2009 का लोकसभा चुनाव। नरेंद्र मोदी गुजरात में किस तरह से शांत थे। 26 में 14 सीटें ही भाजपा ने जीती, नरेंद्र मोदी के नाम पर। वो भी गुजरात से आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी गुजरात के सांसद थे। 26-0 नहीं हुआ लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर। नरेंद्र मोदी कोशिश करते, जोर लगाते, जो 14 और 19 में जोर लगाए, वो जोर अगर लगाते, वो मोमेंटम क्रिएट करते, तो 22 से लेकर 26 तक भी सीटें हो सकती थी। तब भी नहीं हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता था कि लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद पर बैठेंगे तो 80 साल के लाल कृष्ण आडवाणी का उत्तराधिकार उनके किसी समर्थक को जाएगा। वो सुषमा स्वराज को जा सकता था उनके प्रधानमंत्री बनने की सूरत में, आडवाणी जी के। वो शिवराज सिंह चौहान को जा सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी को नहीं मिलता। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने जोर नहीं लगाया। तो क्या इसी फॉर्मूले पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं? कौन नहीं जानता कि साक्षी महाराज को उनकी इच्छा के खिलाफ टिकट दिया गया, उन्नाव से वो जिसे चाहते थे उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। रवि किशन को क्या वो दिल से स्वीकार करते हैं गोरखपुर में? ये भी सभी जानते हैं। क्या वो शशांक मणि त्रिपाठी को देवरिया में स्वीकार कर पा रहे हैं? ये भी सब लोग जानते हैं। और क्या योगी आदित्यनाथ पश्चिम की तरह पूरब में बिल्कुल अपने समर्थकों के बीच उसी तरह की भूमिका में शांत बैठ जाएंगे जैसे घोसी विधानसभा के उपचुनाव में बैठ गए थे? ऐसा नहीं है कि गलतियां दिल्ली से हुई है। योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी तरफ से दिल्ली के सामने रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश की, प्रतिरोध की कोशिश की, और वो प्रतिरोध जायज था, क्योंकि भारत के संविधान में मुख्यमंत्री किसी प्रधानमंत्री के अधीन नहीं होता। प्रधानमंत्री के अधीन राजनाथ सिंह हो सकते हैं, गडकरी हो सकते हैं, जो उनकी सरकार के मंत्री हैं, उनके मातहत हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के मातहत नहीं होता। संविधान के मातहत जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही संविधान के मातहत मुख्यमंत्री होता है। दिल्ली चाहता था कि ए.के. शर्मा को जिस प्रकार से वीआरएस लेकर भेजा गया, उन्हें योगी जी बड़े मंत्रालय दे दे, लॉ एंड ऑर्डर यानी गृह मंत्रालय दे दे, नहीं दिया गया। दिल्ली चाहता था कि ओम प्रकाश राजभर को जल्दी शपथ दिलाई जाए, नहीं होने दिया योगी जी ने। और दिल्ली चाहता था कि केशव प्रसाद मौर्य बने, चुनाव हारने के बावजूद डिप्टी सीएम बने। क्या योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि कोई हारा हुआ व्यक्ति डिप्टी सीएम बने? स्वाभाविक है कि नहीं चाहते थे। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच जो खिंचा हुआ है, एक तरफ भावी उत्तराधिकार का सवाल, दूसरी तरफ सत्ता को सुरक्षित रखने का सवाल, और तीसरी तरफ राजनीतिक असुरक्षा का भी सवाल कि 4 जून के बाद कुर्सी बचेगी या नहीं बचेगी। इन सब के बीच जब चुनाव पूरब की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यूपी में, बिहार में पश्चिम की तरफ यानी यूपी बॉर्डर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और हिंदी भाषी भारत में ही असली लड़ाई बचे हुए 3 फेज में लड़ी जानी है, तो सबकी दिलचस्पी इस बात में है कि आखिर योगी आदित्यनाथ की टीम की सुस्ती का कारण क्या है, और उस सुस्ती के पीछे 4 जून के बाद की परिस्थितियों की आहट तो नहीं है। इंतजार कीजिए, देखिए क्या होता है। क्या जनता नरेंद्र मोदी को सत्ता से पैदल कर देती है, या जनता नरेंद्र मोदी को सत्ता दे देती है और नरेंद्र मोदी की टीम योगी आदित्यनाथ की को सत्ता से पैदल कर देती है? दोनों में से एक ही चीजें होनी है, ध्यान रखिए, दोनों नहीं हो सकता। तो इंतजार कीजिए 4 जून की तारीख का। सबको बेसब्री से इंतजार है, हमें भी बेसब्री से इंतजार है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।